हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। इस वीडियो में हम दलितों के पास ज़मीन क्यों नहीं है और क्यों कुछ ही व्यक्तियों के पास बेहद और बेइंतहा ज़मीन मौजूद है, इसका अंतर जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अम्बेडकर ने इस बात का खंडन किया है कि ज़मीन आर्थिक आजीविका का साधन है। उनका मत था कि भारत में ज़मीन रखना आर्थिक जीविका का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक हैसियत का मामला है। ज़मीन रखने वाला आदमी अपने आप को उस आदमी से हमेशा ऊंचा मानता है, बड़ा मानता है, जिसके पास ज़मीन नहीं है या जो भूमिहीन है। यही कारण है कि कोई हिंदू नहीं चाहता है कि दलितों को या निचली जातियों को ज़मीन दी जाए या उनके पास ज़मीनें हों, ताकि वो हमारी बराबरी कर सके। ये बहुत ही बड़ा विचार डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा था। भारत में जमीन के सवाल को जितनी अच्छी तरह से दलित चिंतन ने समझा है, उतना शायद ही किसी अन्य वर्ग चिंतन ने समझा हो। इसका कारण भी है, इस देश में जमीन के सवाल ने जितना दलितों को रुलाया है, उतना किसी को भी नहीं रुलाया है। दलितों को उसने खून के आंसू रुलाए हैं। इस जमीन ने दलितों को जिंदा जलाया है, उनके घरों को तबाह किया है, उनकी स्त्रियों को पशुता से रोंदा है और गांव से पलायन करने को मजबूर किया है। इसीलिए दलित चिंतन में, दलित साहित्य में जमीन के सवाल और जमीन और दलित को बड़ी रेखांकित तरीके से बताया गया है। गांव से बाहर पड़े रहना ये इस बात का सबूत था कि जमीन तो बहुत दूर दलितों के सर पर छत तक मौजूद नहीं थी। दलित चिंतन में जमीन के सवाल को लेकर सबसे पहली आवाज़ 15वीं शताब्दी में कबीर ने उठाई थी। उसके बाद समय अंतराल में धीरे धीरे हर दलित चिंतक या दलित वर्ग से जुड़ा हुआ जो बुद्धिजीवी है, उन्होंने अपनी बात को आगे रखा। इसी में एक और नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने कि किसान का कोड़ा जैसी रचनाएं भी दलितों के पक्ष में लिखी थी। कहा जाता है कि सबे भूमि गोपाल की ये कहावत है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, ये सच है, ये धरती एक ईश्वर ने बनाई है जिस पर सभी का समान अधिकार है, मगर ऐसा नहीं हुआ। आदिम युग में जब पूरी धरती ईश्वर की थी और सभ्यता ने जैसे जैसे पनपना चालू किया, सभ्यता का विकास होता गया, तो भूमि पर लोगों का कब्जा होता गया। धीरे धीरे लोगों ने इस पर कब्जा किया। सबसे ज़्यादा भूमि जिसने हड़पी वो बड़ा जमींदार बना, और आगे चलकर संभवतः उन्हीं जमींदारों को ही फिर राजा बनने का मौका मिला, क्योंकि ज़्यादा ज़मीनें जिनके पास, वो राजा कहलाने के योग्य बन चुका था। भारत में राजतंत्रों में ब्राह्मणों ने बड़ा एक षड्यंत्र रचा। जो भूमि शुरुआत में पूरे ईश्वर की थी, ब्रह्मांड में पृथ्वी और पृथ्वी की जो जमीन ईश्वर की थी, उस ईश्वर को ही राजा में सम्मिलित ब्राह्मणों ने कर दिया। यानी अब राजा ही ईश्वर बना दिया। इस धरती का राजा भारत में ईश्वर के समान हो गया, तो सारी भूमि भी उसी की हुई। इस सवाल को सबसे प्रमुखता से 20वीं सदी में डॉक्टर अम्बेडकर ने और तगड़े तो रूप में उभार कर सामने लाए। सब भूमि राजा की है, तो वो निजी हाथों में कैसे चली गई? डॉक्टर अम्बेडकर ने एक प्रश्न किया, यदि पूरी भूमि का स्वामी राजा है, तो फिर ये कुछ लोगों को, व्यक्तिगत लोगों के पास कैसे पहुंच गई? हालांकि इस काम की शुरुआत भी राजाओं ने ही की थी, क्योंकि राजा बड़ा राजशाही अपना दिखाते थे। वे जिस व्यक्ति से खुश होते, वजीर से खुश होते, उसे गांव के गांव इनाम में, जागीर में दे देते थे। और इस प्रकार नए नए जागीरदार बनते गए, जमींदार बनते चले गए। किंतु राजतंत्रों के जो पतन हुआ, जनता का जब राज्य हुआ, तब सब भूमि राज्य की होनी चाहिए थी। जब लोकतंत्र का उदय हुआ, तो फिर ये भूमि जो निजी हाथों में थी, कुछ लोगों के हाथों में थी, ये शासन के पास क्यों नहीं आई? इस पर निजी मालिकाना हक खत्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हो सका? इसका कारण डॉक्टर अम्बेडकर तो ये बताते हैं कि समाजवादियों ने जमीन की इस लड़ाई को कभी नहीं लड़ा। दूसरा कारण यह था कि भारत की शासन सत्ता राजाओं, नवाबों और जमींदारों के हाथों में ही रही, क्योंकि जो शासन की सत्ता थी, शासन भी इन्हीं के हाथों में गया, लोकतंत्र आ भी गया। तो जिसके पास जितना ज़्यादा साम्राज्य, जिसके पास जितनी ज़्यादा हैसियत, वही शासन में आगे बढ़ता गया। और इसका सिरमौर जो है वो ब्राह्मण था। इन सबका जो
नायक है वो ब्राह्मण रहा है। ब्राह्मण ने ही अपनी देख रेख में अपनी बुद्धि के द्वारा इस षड्यंत्र को आगे बढ़ाया है और लोकशाही में ब्राह्मणवाद को भी कायम रखा है। वह इस पक्ष में नहीं था कि शिक्षा, भूमि, उद्योग, पैसा दलितों को पहुंचाया जाए या दलित इन्हें पाकर आर्थिक उन्नति कर सके। ब्राह्मण ने पूरी कोशिश की कि दलित जहां है उससे भी और नीची स्थिति में जाए, मगर यह शिक्षा, भूमि और रुपया पैसा इन तक किसी भी हाल में नहीं पहुंचना चाहिए। संसद में बहस करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने इस सवाल को जोरदार ढंग से उठाया भी था। कमल भारती ने अपने एक लेख में इसका उल्लेख किया है कि 1954 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की वर्ष 1953 की रिपोर्ट में चर्चा करते हुए सदन का ध्यान जमीन की इसी मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया था। अंबेडकर ने 3 सवाल पहले किए थे। क्या दलितों को देने के लिए जमीन उपलब्ध है? दूसरा, क्या सरकार दलितों को जमीन देने के लिए भूस्वामियों से जमीन लेने की ताकत रखती है? और तीसरा सवाल था, यदि कोई दलितों को जमीन बेचना चाहता है तो क्या सरकार उसे खरीदने के लिए धन देगी, कहीं से पैसा देगी? ये 3 सवाल अंबेडकर जी ने किए थे। उन्होंने कहा कि यही तरीके हैं जिनसे दलितों को जमीन मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून बनाए कि भूस्वामी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता है और सीमा तय हो जाने के बाद जितनी फालतू जमीन बचती है उसे वो दलितों को उपलब्ध करवाएगी और जो भूमिहीन दलित है उन्हें वो जमीन, अतिरिक्त जमीन सरकार देगी या दिलवाएगी। ऐसा अंबेडकर चाहते थे। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार ये नहीं कर सकती तो वो दलितों को धन दे, ताकि यदि कोई ज़मीन बेचता है तो वो उसे खरीद सके। यानी कि हर प्रकार से या तो आप ज़मीन जो अतिरिक्त पड़ी है, दी है, उसे दलितों को दे, और यदि नहीं दे सकते हैं तो उन्हें इतना धन दे कि वो किसी से अपने उपयोग लायक ज़मीन खरीद सके। अंबेडकर ने इस बात का खंडन भी किया कि ज़मीन आर्थिक जीवन का उन्नति का कोई वो रूप नहीं है। उनका मत था भारत में ज़मीनें रखना, राजे रजवाड़ों के पास होना, अपने आप को ऊंचा बनाए रखना है, अपनी शान और शौकत के साथ जीना है। जिसके पास जो जितनी ज़मीन है वो अहंकार के साथ जी सकता उतना ही आगे, और छोटे लोगों को कुछ नहीं समझ सकता है। हिंदुस्तान में ज़मीन रखने का यही एक मतलब है। यहाँ सामाजिक हैसियत ज़मीनों से देखी जाती है। जमीन रखने वाला आदमी अपने आप को उस आदमी से हमेशा ही ऊंचा मानता आया है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और दलितों को खाली हाथ रखने का कारण भी यही है, ताकि वो हमेशा खुद को नीचा समझे, बहुत नीचा समझे। न धन, न पैसा, न पद, बिल्कुल जानवरों सा जीवन अगर दलित जीते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, ऊंचे पदों पर जमींदारों का षड्यंत्र है, क्योंकि उनका अहंकार जो है वो उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि दलित उनके बराबरी पर आकर खड़े हो। और यहीं से समाज के व्यवस्था का जो है खेल बिगड़ जाता है। हिंदू समाज व्यवस्था के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि गांवों में दलित जातियों के लोगों के लिए जमीन का एक छोटा टुकड़ा प्राप्त करना असंभव है। कई पीढ़ियां गुजर जाती है मगर दलित उसी स्थिति में गांव के बाहर आज भी पड़ा रहता है, बिना छत के, छप्पर में, खुली आकाश में। इसी समस्या को डॉक्टर अंबेडकर हर बार अपने हर विचार में, अपने साहित्य में सरकार से करते रहते हैं। जमीन के मामले में दलितों के लिए करते रहते हैं, और सरकार ने बड़ी मूर्खता का काम किया है कि उसने लोगों को ज़मीन का मालिक बना दिया, मगर जो ज़मीन से बिल्कुल ही खाली है, ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अंबेडकर ने सदन में नेपोलियन का वाकया भी सुनाया था, परंतु फिर भी सरकार ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस जिस समय मौजूद थी, डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अनदेखा किया। और कहा कि जब कांग्रेस मौजूदा सरकार भूस्वामियों से जमीन ले ही नहीं सकती तो उन्हें देगी कहां से, क्योंकि जिसमें दूसरों की ज़मीनें, अतिरिक्त ज़मीनें लेने की या खरीदने की क्षमता है, वही बांटने की भी तो क्षमता रखता है। मगर सरकार की ऐसी हैसियत नहीं है, और कि जो खाली पड़ी 98 मिलियन एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी थी उस समय, तत्कालीन समय 98 मिलियन एकड़ ज़मीन बेकार पड़ी थी। अगर सरकार चाहती तो इसे खरीद कर या इसे आप
प्राप्त करके दलितों को दे सकती थी, दलितों को बांट सकती थी, मगर मौजूदा सरकार ने ऐसा नहीं किया। उनकी हिम्मत नहीं हुई भूस्वामियों के विरुद्ध जाकर आवाज उठाने की या भूस्वामियों से जाकर जमीनें खरीदने की। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की धारा 31 पर भी बहुत चर्चा की। इस प्रकार हम कहते हैं कि भूमि सुधारों की जो हत्या है ये उसी का परिणाम है कि भारत में ना आज कोई आवास की नीति बन सकी, ना कोई भू नीति बन सकी जो गरीबों या दलितों को उन तक हक अधिकार पहुंचा। अंबेडकर ने आखिर में सही कहा था कि सरकार भूस्वामियों पर नहीं बैठ सकती, पर भूस्वामी सरकार के ऊपर जाकर बैठ सकते हैं। एक व्यक्ति को अगर एक टुकड़े पर, रोटी के टुकड़े पर जमीन का टुकड़ा दे दिया जाए तो खेती की समस्या हल नहीं होने वाली है। उनका सुझाव था कि इस समस्या को सरकार खेती के द्वारा ही हल किया जा सकता है, शासन की जमीन के द्वारा ही दलितों का उद्धार हो सकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर तरीका होगा कि सामान्य क्षेत्रों के लिए सहकारी कृषि को अपनाया जाए और उसमें स्थित छोटी जोत के मालिकों को बिना उनके निजी स्वामित्व को समाप्त किए खेती में शामिल होने के लिए निवेश किया जाए, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से उस पर खेती करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, किसी किराएदार के हैसियत से नहीं। जमीनें चाहे बड़े बड़े लोगों के पास, उद्योगपतियों, जमींदारों के पास, मगर खेती करने वाले दलित ही, उन पर हल चलाने वाले दलित ही, उनकी फसलें काटने और निकालने वाले दलित ही है। हर काम जमीन के ऊपर दलित ही करते हैं, मगर फिर भी वो उसके मालिक नहीं बन सकते हैं। जमीन किसी और की और मेहनत किसी और की। और इस पूरी समस्या को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बड़े चिंतन से व्यक्त किया था। 1946 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से संविधान सभा को भूमि के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया। इसमें उन्होंने दलित वर्गों और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की मांग के साथ भारत के आर्थिक ढांचे को भी संविधान द्वारा निर्धारित करने की मांग रखी थी। यह आर्थिक ढांचा राज्य समाजवाद का था, जिसमें उन्होंने भूमि, शिक्षा, बीमा, उद्योग, पैसा, वित्त सब पर जोर दिया था। जमीन के, खासकर जमीन के संबंध में उन्होंने इस ज्ञापन में कृषि राज्य उद्योग का जिक्र किया। इस आधार पर संगठित किया कि राज्य भूमि को मानक आकार के फार्मों में विभाजित करेगा और उन्हें गांव के निवासियों को जाति या पंथ के भेदभाव के बिना पट्टे पर इस रीति से देगा कि कोई जमींदार न रहे, कोई पट्टेदार न रहे और न कोई भूमिहीन मजदूर रहे। फार्म पर सामूहिक खेती की जाएगी और पानी, उपकरण, बीज और खाद आदि की व्यवस्था राज्य करेगी। फार्म की उपज पर टैक्स लेने के लिए राज्य सक्षम होगा और उन पट्टेदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा जो पट्टेदारी की शर्तों को तोड़ेंगे। इस प्रकार का फार्मूला डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। ज्ञापन में अपनी बात का खुलासा करते हुए अंबेडकर ने कहा था कि भारत का तेजी से औद्योगिकीकरण करने के लिए राज्य समाजवाद अनिवार्य है। निजी पूंजीवाद आर्थिक विषमता को पैदा करेगा, जैसा कि उसने यूरोप में भी किया, और वो भारतीयों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। अंत में वीडियो में हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और दलित जो चिंतक विचारक थे, उन्होंने हमेशा ही भारत जैसी विशाल भूमि पर कुछ लोगों के पास हैसियत से ज़्यादा ज़मीन है जो पड़ी हुई है और कुछ लोगों के पास पैर रखने के भी ज़मीन नहीं है, उस विषय को बड़ी बखूबी से अपने साहित्य में उभारा है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो पूरी उम्र ही दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हुए गुजार दी थी, मगर इस देश की शासन सरकार में इतनी हिम्मत और मौजूद नहीं है कि जो शासन के पास अतिरिक्त ज़मीनें हैं, जो व्यक्तियों या जमींदारों के पास अतिरिक्त ज़मीन है, उन्हें खरीद कर वो दलितों को उपलब्ध करा सके, या दलितों को इतना पैसा, इतना अर्थ उपलब्ध करा सके कि वो अपने रहने लायक ज़मीनें खरीद सके। अभी तक ऐसा कोई भी कदम शासन सरकार ने नहीं उठाया है और इसके पीछे वही अहंकारी जमींदार और पूंजीवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग या अपने को जो सवर्ण मानते हैं उन लोगों का रवैया रहा है, क्योंकि उनका अहंकार इस बात को उन्हें इजाज़त नहीं देता है कि कोई छोटी स्तर का व्यक्ति हमारी हैसियत पर पहुँचे। जब हम स्वयं जमींदार हैं तो दूसरा कैसे हो सकता है? जब हम स्वयं सक्षम हैं हर रूप में, तो गरीबों को इसमें आगे ना आने दिया जाए। इस प्रकार ज़मीनों के हक में जो लड़ाइयाँ हैं वो प्राचीन समय से मध्यकाल तक और आज आधुनिक काल तक भी बनी हुई हैं, और लड़ाइयाँ जो है वो लड़ाई अभी भी जा रही है। विचारों की लड़ाई लड़ी जा रही है कि किसी भी प्रकार दलित समय के साथ आगे बढ़ जाए या आगे आ जाए तो हो सकता है कि इस देश का भी कुछ विकास हो, क्योंकि
यदि राष्ट्र का निर्माण करना है तो हर व्यक्ति, हर आदमी का इसमें योगदान होता है, हर नागरिक का इसमें योगदान होता है। यदि कोई पीछे छूट रहा है और तुम ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो तो ये असमानता पैदा कर देता है और असमानता कभी भी संतुलन नहीं ला सकता है। अतः इतना ही, धन्यवाद।